नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, उसके आधार पे आपने कुछ पढ़ा होगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है वेव ऑप्टिक्स में। एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। इसमें से मान के चलो 8-10 नंबर तक आपके कवर हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा मैं डीपली ना जाते हुए थोड़ा मतलब शॉर्ट में ही आपको पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट। मतलब कितना आपको आना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है, कहाँ से थ्योरी पोर्शन आ सकता है, तो हम उन सब की इसमें चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है, जब मैं खुद 12th में था तो मुझे इतनी दिक्कत होती थी, मतलब कि क्या है यंग्स, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से डर लगता था। साथ ही साथ में कब मैक्सिमा बन रहा है, कब मिनिमा बन रहा है, कब 2n पाई होता है, कब 2n+1/2 पाई होता है, मतलब समझ में नहीं आता था क्या है ना। हमेशा गड़बड़ होती थी सवालों के अंदर। तो धीरे धीरे जब अभी थोड़ी मेच्योरिटी भी आई है तो उसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन मतलब कि थोड़ा जल्दीबाजी हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, ढंग से समझते नहीं है कंसेप्ट को। थोड़ा आप ढंग से समझिए बेसिक चीजों को, उनके आधार पर टॉपिक आगे बढ़ेगा और आप डेफिनेटली कर लोगे। मुझे अब आसान लगने लग गया है टॉपिक, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे लाइट वेव्स की बात करेंगे, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, कैसे उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब दो तीन वेव आपस में कंबाइन होती है तो उनका जो होता है, सुपरपोजिशन कैसे होता है, उनका पैटर्न कैसा बनता है, वो भी देखेंगे। हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर एक न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ से। फिर बात करेंगे हम डिफ्रैक्शन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म होगा, साथ ही साथ फ्राउनहोफर्स एक्सपेरिमेंट होगा, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यूटन्स रिंग की बात करेंगे। ये बीएससी लेवल का है। रिजोल्विंग पावर ये भी एनसीईआरटी में भी है, लेकिन बीएससी लेवल पे हमें बेसिकली जाना पड़ेगा। पोलराइजेशन ये भी, इसमें से 2-3 सवाल आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो ये भी हम इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। और आप राजस्थान बोर्ड की जो मैंने बुक बताई थी 12th की, वहां से आपने स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि मैं भी अभी वहीं से स्टार्ट करके आपको धीरे धीरे बीएससी लेवल पर ले जाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं। आज हम ये शुरू के जो 3 टॉपिक है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 2 या 3 लेक्चर हम और भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर चाहे 3 लगे चाहे 4 लगे, आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ में इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल की, या तो हाथों हाथ कर लेंगे या फिर मतलब कि नेक्स्ट लास्ट के अंदर कर लेंगे एक बार सभी के साथ, ठीक है। और अभी मेरे पास क्या है, अरेंजमेंट इतना सही नहीं है। अभी जस्ट मैंने मतलब कि ये बोर्ड है और मोबाइल से रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा यदि क्लियरिटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए फिर से कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सो लाइट वेव क्या होती है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें जान लेनी चाहिए लाइट वेव की। तो लाइट वेव जो है उसके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं न्यूटन साहब ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स। सो लाइट जो है वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रेवल करते हैं। तो ये लाइट वेव हमारी हो गई टीनी पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि न्यूटन ने बोला था। अब लाइट जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ओके, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है नेचर में, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्स वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में होती है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पता ही होगा कि वो वेव जो जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी हो, साथ ही साथ में वो दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, एंड वो दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे कि वेव यदि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये यदि है वाई डायरेक्शन, और ये बनाता हूं मैं यदि जेड डायरेक्शन -z, तो वेव यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यदि -z में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है।
तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लाइट ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो हमारे लिए इतना ही काम का था। अब उसके बाद पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स ए सिंगल, तो इसमें एक सिंगल ही वेवलेंथ की लाइट होती है। आपने देखा होगा कि जो व्हाइट लाइट है जब वो किसी प्रिज्म से निकलती है तो उसके बाद वो कई कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि रेड, वॉयलेट, ग्रीन, इस टाइप से वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट है जो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ये जो व्हाइट लाइट एक्चुअली इसमें कॉम्बिनेशन है इन सभी कलर्स का, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है कई वेवलेंथ, इसमें रेड की भी है, इसमें ब्लू की भी है, इसमें ग्रीन की भी है, लैम्डा। ठीक है, तो ये सभी का कॉम्बिनेशन है इस व्हाइट लाइट के अंदर। ठीक है, तो ये बाद में जब इसका रिफ्रैक्शन होता है तो स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग वेवलेंथ अपनी अलग अलग जगह चली जाती है। लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जब उसको किसी प्रिज्म से निकालते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, उसके बाद वो रिफ्रैक्शन के बाद भी सिंगल ही निकलती है। ठीक है, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ लैम्डा 1 गई थी, सिंगल वेवलेंथ लैम्डा 1 ही रिफ्रैक्शन के बाद हमें मिल रही है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की। अब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि देखो यदि हम व्हाइट लाइट या फिर कोई मल्टी क्रोमेटिक लाइट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसको अलग अलग कलर्स में वो स्प्लिट होगी, अलग अलग वेवलेंथ आएगी, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मतलब 12th लेवल, बीएससी लेवल से ऊपर कहीं पीएचडी लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो इतना तो हमें करना ही नहीं है। तो सिंपल हमें क्या पढ़ना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का पढ़ना है जो एक वेवलेंथ होती है। आपके एग्जाम में भी देखा होगा तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के सभी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़ लिया है, इसमें से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। यदि आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। हम अब वेव फ्रंट की बात करें तो देखिए वेव फ्रंट जो होता है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जब हम पानी की सरफेस में किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसके बाद कुछ वेव्स होती है जो चारों तरफ जनरेट होकर चारों दिशाओं में मतलब कि वो फैल जाती है। ठीक है, तो जो पैटर्न निकल रहा है एक्चुअली वो वेव फ्रंट है। उस पर्टिकुलर जो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो डिस्टरबेंस पैटर्न जनरेट किया है, उसका वो वेव फ्रंट वही है। ठीक है, अब यदि दूसरा एग्जांपल मैं दूं तो मैं अपने हाथ को इस तरह से थोड़ा धक्का मारता हूं आगे की तरफ, तो जो आगे जो एयर का पोर्शन है वो डिस्टरबेंस होके आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। तो वो किस पैटर्न में कर रहा है, वो मेरे हाथ का जो प्लेन है इसी ही टाइप में वो आगे की तरफ पैटर्न वो कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो वेव फ्रंट हो जाएगा वो प्लेन वाला वेव फ्रंट हो जाएगा। तो यही वेव फ्रंट है। बेसिकली इनको हम 3 तरह से बांटते हैं वेव फ्रंट को। पहला होता है अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड आएगा अपना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड थर्ड वन इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है उसमें जो वेव प्रोपोगेट करती है वो होता है स्फेरिकल पैटर्न होता है। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल पैटर्न होता है इस तरह से, और प्लेन में प्लेन पैटर्न होता है। अब इनके सोर्सेज की बात करते हैं कि इस तरह से क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सोर्स पे डिपेंड करता है। ये स्फेरिकल पैटर्न आपको चाहिए यदि वेव फ्रंट का, तो उसके लिए सोर्स जो होगा वो पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स। ठीक है, ये किस तरह से करेगा, ये चारों दिशाओं में 360 डिग्री पे पूरा ये जो डिस्टरबेंस पैटर्न होगा इस तरह से, जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस पैटर्न जनरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ भी, इधर भी, यहाँ भी, नीचे भी, चारों दिशाओं में मतलब इसका जो पैटर्न होगा वो आगे की तरफ प्रोपोगेट होगा। तो उससे क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। ये आपको दिखने में सर्कुलर दिख रहा है लेकिन ये 3D इमेज है, आप इसको क्रिकेट की बॉल की तरह अज्यूम कीजिए, चारों तरफ मतलब पैटर्न इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में जो सोर्स होता है वो होता है लीनियर। जैसे कि ये मार्कर है, यहाँ पे कोई यदि डिस्टरबेंस जनरेट होता है तो उसके बाद वेव फ्रंट्स होंगे जो सभी दिशाओं में निकलेंगे, इधर की तरफ भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, नीचे भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी। तो उनका जो प्रोपोगेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इधर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। तो 3D में आप अज्यूम कीजिए सिलेंड्रिकल रूप में, बाहर भी निकल रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। और उसके बाद बात करते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट्स कब होते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो हमारा सोर्स होगा वो कोई इनफाइनाइट दूरी पे रखा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी पे रखा है,
तो वहां से जब हमारा वेव प्रोपोगेट होकर हमारे पास आएगा तो हमें वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह मतलब कि प्रतीत होता है, वो हमें अपीयर होता है। तो आपने अभी पढ़ा है कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, इनके अंदर आपका पॉइंट सोर्स होना चाहिए, इसके अंदर आपका जो सोर्स होना चाहिए वो लीनियर कोई होना चाहिए मार्कर की तरह, इसके अंदर आपका इनफाइनाइट दूरी पे कोई भी सोर्स हो, पॉइंट हो चाहे सिलेंड्रिकल सोर्स हो, यदि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो उसका जो वेव फ्रंट आएगा वो प्लेन ही आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे स्फेरिकल की भी और इन दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है अभी का वो है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज की बात करें तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले कि ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले नहीं, मतलब उनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, दैट विल बी नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो क्या होंगे, दोनों सोर्सेज आपस में कोहेरेंट होंगे, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहां पे देखते हैं ना, ये इस तरह से है। ठीक है, ये मान लो आपका है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। यहां पे जो ये सोर्स है इसकी तरह से, इसकी वजह से जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो पीरियड की जो लेंथ है वो कितनी, यहां पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है कितनी है, पाई, यहां से यहां तक की जो है वो भी कितनी है, पाई है, टाइम जो है। ठीक है, तो पूरा पाई है, यहां भी कितना था, पाई। तो इनका जो पीरियड का जो टाइम है या फिर फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना था, ये पाई/2 इससे आगे चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई/2 है। थ्रू आउट साइकिल वो कितना है, पाई/2 ही है। डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ में ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। दैट मींस बोथ आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है तो क्या होगा। तीसरा एग्जांपल, मान लो ये पाई, कोई ऐसा सोर्स है जो इस तरह से इमिट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इनका जो यहाँ पे जो था फेज वो कितना था इसका, ये पाई इसने मेंटेन किया, उसके बाद में कितना चला गया, मान लो ये 6 पाई है तो 5 पाई का डिफरेंस आ गया है। उसके बाद ये चला गया, मान लो यहाँ पे है 15 पाई, तो कितना हो गया, ये 9 पाई का डिफरेंस आ गया। मतलब कि जो फेज है इनका आपस में वो कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस इन दोनों का कांस्टेंट है, लेकिन इसका ना इसके साथ कांस्टेंट है, ना ये दोनों आपस में कांस्टेंट है। तो ये दोनों कोहेरेंट है, लेकिन ये दोनों भी कोहेरेंट नहीं है, ये और ये भी कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, ये तीनों आपस में कोहेरेंट नहीं है, ओनली ये दोनों ही कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज की प्रॉपर्टी इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं, एक है S1 एक है S2, इन दोनों से हम कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट नहीं कर सकते। आपको यदि आपका कोई सिंगल सोर्स है उसको ही आप मतलब कि मैनिपुलेट करके उसको मतलब स्प्लिट करके आप अपना बना सकते हो कोहेरेंट सोर्स है S1 S2। मतलब इनका जो पेरेंट सोर्स है S वो सेम होना चाहिए, उसके बाद आप कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हो। जो यंग्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था वो यही किया था। पहले उन्होंने क्या किया, एक सिंगल स्लिट ली, उसके बाद क्या किया, डबल स्लिट ली। तो यहां से एक सिंगल सोर्स हमारा था, उसकी वजह से कुछ वेव फ्रंट आए, उसके बाद वो यहाँ ट्रांसमिट हुए, यहाँ ट्रांसमिट हुए, उसकी वजह से फिर यहाँ से कुछ कुछ निकल रहे थे। तो उसकी वजह से क्या था, जहां यहाँ पे जो हम स्क्रीन लगाते हैं उसके ऊपर कुछ पैटर्न बन रहा था, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, इस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज पे ही हमारा डिफ्रैक्शन जो है वो काम करता है। इंटरफेरेंस जो हम पढ़ेंगे वो भी इस पे कोहेरेंट सोर्सेज की प्रॉपर्टी पे ही करता है। नॉर्मली कोई सोर्सेज हैं जो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है तो उनपे हम ना तो डिफ्रैक्शन की बात कर सकते हैं, ना ही हम उनपे इंटरफेरेंस की बात कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन की, में कोहेरेंट सोर्सेज के साथ उनका क्या संबंध है। अभी हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस। तो सुपरपोजिशन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन को आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि दो वेव हैं, ठीक है, एक है इस तरह से, ठीक है, प्लस दूसरी वेव है वो भी कुछ इसी तरह से ही है, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी है ए, ठीक है। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो वेव्स हैं, जब वो आपस में सुपर इम्पोज होती है, मतलब आपस में जुड़ती हैं, तो उसके बाद जो उनका पैटर्न आता है वो कैसा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो फाइनली इनको आपस में यदि ऐड करेंगे हम, तो कैसा पैटर्न आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये कुछ बढ़ जाएगा, 2a नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इसका, साथ ही साथ में इधर की तरफ भी कुछ हमें a डैश प्राप्त होगा, इधर माइनस a डैश होगा, जो कि a डैश इज ग्रेटर देन होगा, हमारा जो बेसिक a था उससे ज्यादा होगा। तो ये जो आपस में ऐड हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि ये दोनों सेम फेज में है तो ये दोनों जुड़ के एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाता है, लेकिन इन केस यदि ये दोनों आपस में फेज इनके अलग अलग हैं, जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो आपस में अपोजिट फेज में, जैसे कि एक वेव तो हो गई है ऐसे, दूसरी वेव है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों के यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा सुपरपोजिशन के बाद में क्या आएगा, उसका रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि ये प्लस वाली साइकिल है, इसकी माइनस की साइकिल है, ये इसकी माइनस की है, ये इसकी प्लस की है। जब प्लस वाली साइकिल और माइनस वाली दोनों आपस में ऐड होगी 0 से पाई के बीच में, मान लो, तो 0 से पाई के बीच में दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे आगे भी 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जब मतलब सेम फेज में रहती हैं ये दोनों और ऐड होने के बाद मतलब कि पूरा मैक्सिमा हमें मिलता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में अपोजिट फेज में होती है, जब हमें बिल्कुल मतलब कुछ नहीं मिलता है, आउटपुट के अंदर बिल्कुल 0 मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो आ गया है। अब इंटरफेरेंस मैन है, उसमें से एक सवाल भी आते हैं आपके, थ्योरी भी उसकी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। I will discuss interference. ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती है तो वो फिनोमेना इंटरफेरेंस ही होता है, जिसमें एक तीसरी वेव बनती है, एक वेव ये थी प्लस दूसरी वेव ये है, ये मिलके आपस में एक नई वेव बना लेंगे, ठीक है। तो यही क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो इसमें क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी कुछ होगी I, इसकी कुछ होगी I2, इसकी I1, इसके बाद फाइनल वाले की कुछ निकल के आएगी, कुछ मैक्सिमम आएगी, कुछ मिनिमम आएगी, उसके बारे में ही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है, तो उसकी ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ना, आपकी थ्योरी के लिए। हो सकता है कोई थ्योरी का कोई सवाल आ जाए। तो देखो, इंटरफेरेंस होने के लिए सबसे पहली चीज है कि दोनों सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। आपकी दो वेव जो आपस में ऐड होने वाली है दोनों ही कोहेरेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है इंटरफेरेंस के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्सेज की दोनों की, वो क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है सोर्सेज के बीच में, वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब दोनों सोर्सेज नजदीक होंगे। जैसे मान के चलो कि एक सोर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनकी वजह से कुछ पैटर्न निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ऐड होकर कुछ पैटर्न अपना बनाएंगे इंटरफेरेंस का, जो स्क्रीन पे मिलेगा। लेकिन यही सोर्स मान के चलो एक मुंबई में है, एक सोर्स पुणे में है, तो दोनों क्या इंटरफेरेंस करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों मतलब आपस में नजदीक होने चाहिए। उसके बाद आता है कि जो इनका पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए।
मतलब पाथ डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे कि ये है S1 सोर्स, ये है S2 सोर्स, ये हमारी स्क्रीन है। इसके बाद क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पैटर्न आ रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पैटर्न आ रहा होगा इस पॉइंट पे P पे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे लेते हैं हम, तो ये जो डिस्टेंस बच गई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डेल्टा x, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी मतलब काफी कम होना चाहिए, तभी मतलब ये पॉसिबल है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी ये है कि जो स्लिट हम यूज करते हैं, स्लिट उसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। स्लिट पतली होगी उतना ही अच्छा इंटरफेरेंस आएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी इंटरफेरेंस की, जो फुलफिल करेंगी तभी मान के चलो कोई वेव होगी उसका इंटरफेरेंस हो पाएगा, अदरवाइज उसका इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल क्या आएगा। तो ये जो इंटरफेरेंस है उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आपको दो वेव्स दी होंगी, ठीक है, उन दोनों का आपस में इंटरफेरेंस होगा। उसके बाद रिजल्टेंट कोई तीसरी वेव बन रही होगी। ठीक है, तो ये जो है इसके जो सोर्स का जो इक्वेशन है वो क्या है, E1 इज इक्वल टू EM1 इंटू साइन KX माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो इसकी है। इसकी क्या है, E2 इक्वल टू EM2 इंटू साइन KX माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सोर्स है ये इसका S1 था, इसका है S2। तो इनका जो फेज है, ये फेज होता है ना, तो ये जो फेज है इन दोनों का डिफरेंस आप इसको इसमें से इसको माइनस करोगे तो ओनली 5 बचेगा। KX से KX कट जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो फेज डिफरेंस है दोनों का कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब दोनों सोर्स क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज है मतलब कि दोनों आपस में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो ये दोनों इंटरफेरेंस करके ये वेव बना रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो अपनी फाइनल वेव रहेगी उसकी हमें इंटेंसिटी पे ज्यादा खर सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो इंटेंसिटी इसकी I1 है, इसकी इंटेंसिटी है I2, और इधर इंटेंसिटी हमें मिल रही है I मैक्स मिलेगी कुछ, और एक मिलेगी I मिनिमम। आपको पेपर में या तो वो पूछेंगे I मैक्स बताओ, I मिनिमम बताओ, या फिर I1 I2 या फिर EM E2, इनके बारे में पूछेंगे। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। इसमें से आराम से या तो पूछेंगे कि इंटरफेरेंस की जो मैंने बताया था ना क्या कंडीशन से, उस पर कोई सवाल आ सकता है, या फिर आपका सवाल आ सकता है एक न्यूमेरिकल यहाँ से। इससे ज्यादा इसमें से कुछ आने वाला है नहीं आपका। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू EM1 बाय EM2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, I मैक्स निकालने का है। I मैक्स कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये आपकी I मैक्स निकलेगी। I मिनिमम क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले आपके ये हो गए हैं। तो ये दोनों याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, वो मतलब कि बहुत ही आसान होते हैं, वो आपको मैं कराता हूँ अभी, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इनको ना। ये फॉर्मूला क्या होगा, तो I1 बाई I2 इक्वल्स टू EM1 बाई EM2 का होल स्क्वायर, I मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा। आपके 2 सोर्सेज दिए हुए हैं, उनकी जो सोर्सेज का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, मान लो 3:2 दिया हुआ है। ठीक है,
तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है आपको। दूसरी चीज उन्होंने क्या दी है, उन्होंने आपसे पूछा है उन्होंने कि आप बताओ आई मैक्स एंड आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि, या फिर ये बोल सकते हो आई मैक्स बाय आई मिनिमम का उन्होंने पूछा है रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए देखो हमें क्या दे रखा है वो पता होना चाहिए कि दो वेव इंटरफेरेंस कर रही है, दोनों के जो सोर्स है ना, ये सोर्सेज का एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि ई M1 बाय ई M2 हमें दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अपने को एक चीज क्या पता है, जो एक फॉर्मूला याद करा था वहां से, I1 बाय I2 बराबर क्या होता है, EM1 बाय EM2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो EM1 बाय EM2 कितना दे रखा है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4। ठीक है, ये आ गया I1 बाय I2। ठीक है, तो यहां से अपन मान लेते हैं I1 रेशियो में तो अपन मान भी सकते हैं ना, I1 को मान लेते हैं 9 है, तो I2 कितना हो जाएगा 4, इस वाले उससे रिलेशन से। ठीक है, तो I मैक्स कैसे निकलेगा, I मैक्स बराबर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो I मैक्स कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 कितना है 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, ये 25 आ गया I मैक्स। अब ऐसे ही I मिनिमम का फॉर्मूला पता है हमें, I मिनिमम अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ I1 कितना हो जाएगा 9 का अंडर रूट 3 माइनस 4 का अंडर रूट 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो I मैक्स बाय I मिनिमम कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो 25/1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो फास्ट कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है 3:1 सोर्सेज के एम्पलीट्यूड का रेशियो, मतलब EM बाई EM2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा आपको तुरंत स्क्वायर करना है, I1 I2 निकल जाएंगे 9/4। ठीक है, I1 पता है I2 पता है, आपको तुरंत फॉर्मूला में आप रखोगे, फॉर्मूले में रखते ही आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आपको इसको सवाल करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। या तो ये सवाल आएगा, नहीं तो उसमें क्या करेंगे, आपको I1 I2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ लेंगे डायरेक्ट आपको ये बताओ, या फिर इस पे क्या सवाल आ सकता है एक और, मतलब इस तरह से वो घुमाते हैं कई बार कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कितनी है I नोड है, दोनों की, फर्स्ट की भी I नोड है, सेकंड की भी कितनी है I नोड है, दोनों किस में जा रहे हैं, इंटरफियरेंस हो रहा है दोनों का, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंटरफेरेंस के बाद में उनकी जो इंटेंसिटी I आएगी, I मैक्स और I मिनिमम। ठीक है, तो पूछेंगे कि ये दोनों बताओ, तो आपसे I मैक्स पूछ लेंगे और ऑप्शन में दे देंगे क्या, I मैक्स इजक्वल टू ए ऑप्शन में दे देंगे, सबसे पहले ये देंगे I नोड 2 I नोड, बी ऑप्शन में दे देंगे आपको 3 I नोड, ऑप्शन सी में दे देंगे 4 I नोड, ऑप्शन डी में दे देंगे नन ऑफ द अबाव। ठीक है, तो कैसे करोगे इस सवाल को, नॉर्मली कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ दो है I नोड दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों वेव्स तो इंटरफेरेंस में जुड़ती है ना, ये इसके साथ ऐड होगी तो ये जुड़ के कुछ बड़ी वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ये I नोड है, ये भी I नोड है, दोनों जुड़ के 2 I नोड बन जाएंगे। कुछ लोग मतलब ऐसा सोच के तुरंत टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। अपने को फॉर्मूला याद रखना है अपना I मैक्स निकालने, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ I नोड I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अपने को पता है अंडर रूट ऑफ I नोड, I1 कितना I नोड, ये भी I नोड है, तो I नोड प्लस 2
अंडर रूट आई नोड इंटू अंडर रूट आई नोड इंटू कोस थीटा इंटू सॉरी प्लस आई नोड। ठीक है, तो आई नोड इंटू आई नोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई नोड प्लस 2 आई नोड कोस थीटा प्लस आई नोड। अब कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम कोहेरेंट सोर्सेज है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो मान के चलो कि उनके बीच में फाई थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 0 मतलब कोस थीटा 1, तो आई नोड प्लस 2 आई नोड प्लस आई नोड कितना आ गया 4 आई नोड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये आया हुआ है, मतलब आरपीएससी ने पूछा था, राजस्थान का कोई एग्जाम था उसके अंदर बीएससी लेवल में। ठीक है, तो अब आगे के जो टॉपिक है कल पढ़ेंगे, इसमें और भी मैं बताऊंगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव किस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान है। तो ये अभी पहला लेक्चर था वेव ऑप्टिक्स का, इसके अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपन टू द पॉइंट बात करेंगे, जो जो मतलब पेपर में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरेटिकल, उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। और आप अपनी रेफरेंस बुक है जो राजस्थान बोर्ड की या फिर बीएससी की जो मैंने बताई है, आप वहाँ से पढ़ते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ में आपको कोई कमेंट में कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पहला वीडियो था, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का, फिर भी